गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज कृषि विज्ञान विषय में सिंचाई पाठ पर चर्चा की जाएगी। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए और इसको 2-3 बार देखेंगे वीडियो तो ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इसको अपनी नोटबुक पर आसानी से लिखते भी रहना है। और ऑनलाइन क्लासेस के बाद में जब ऑफलाइन क्लास शुरू होंगी तो मैं इसको आपकी नोटबुक पर लिखा हुआ देखूंगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क के रूप में भी हो जाएगा। तो सिंचाई पाठ पढ़ने से पहले हम कुछ हेडिंग्स की चर्चा करेंगे कि इसमें किन किन हेडिंग की पढ़ाई होगी। तो सबसे पहले सिंचाई की आवश्यकता, कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है। बहुत बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, पहले तो समझेंगे फिर लिखेंगे कि पौधे के जीवन में जल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संरचना की दृष्टि से 84 से 99% तक पौधों में जल पाया जाता है। यही जल पौधों में होने वाली महत्वपूर्ण उपापचयी क्रियाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। बिना इसके उपापचयी क्रियाएं नहीं हो पाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं जीव द्रव्य में जल एक प्रमुख भाग होता है और जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है तथा जल के बिना उपापचयी क्रियाएं पूरी नहीं हो सकती हैं। फसलों की वृद्धि व विकास के लिए भूमि में नमी आवश्यक होती है, क्योंकि जल जो है भूमि से ही जल का अवशोषण करते हैं। अतः फसल से अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए उपयुक्त मात्रा में व उचित अंतराल पर फसलों को पानी देना आवश्यक होता है। अतः पौधों की वृद्धि के लिए सिंचाई आवश्यक होती है। तो इस चीजों से पता चलता है कि जल पौधों के लिए कितना आवश्यक होता है, क्यों आवश्यक होता है। क्योंकि बिना सिंचाई के आप अधिकतम उत्पादन नहीं ले सकते हैं। अब सिंचाई की परिभाषा की बात करते हैं। तो अगर परिभाषा की बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बच्चे एक लाइन में याद कर लेते हैं कि फसलों को कृत्रिम विधियों द्वारा जल देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। ठीक भी है, अच्छा है, याद रखो, एक लाइन की है। लेकिन थोड़ा सा इसमें और जोड़ देना है कि पौधों की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए भूमि में नमी की उचित मात्रा बनाए रखने के उद्देश्य से भूमि में कृत्रिम विधियों द्वारा जल देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। अगर इस तरह से 2 हेडिंग्स बना करके आप लिखेंगे पेपर में तो और अच्छे नंबर आपको प्राप्त हो जाते हैं। अगला है कि सिंचाई करने के कारण क्या होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है, हम कई बार पूछी जा चुकी है। तो सिंचाई करने के कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है किसी क्षेत्र में वर्षा की कमी हो, किसी भी क्षेत्र में वर्षा की कमी। अब इसमें क्या है कि ऐसे बहुत से क्षेत्र होते हैं जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता। अतः ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई के कृत्रिम साधनों की व्यवस्था करनी पड़ती है और कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचाई करके ही अधिकतम फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है समय पर वर्षा न होना। मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर समय से वर्षा ही नहीं होती या वर्षा इतनी अनियमित होती है कि उस पर हम फसलों का उत्पादन नहीं कर सकते, तो ऐसे क्षेत्रों में कृत्रिम विधियों द्वारा ही सिंचाई करते हैं। उनकी सिंचाई वाले यंत्रों की व्यवस्था भी करते हैं। अगला है कि मूल्यवान फसलों का उत्पादन। बहुत से किसान भाई हमारे जो होते हैं वो मूल्यवान फसलों का उत्पादन करते हैं और ऐसी फसलों का उत्पादन वर्षा पर नहीं कर सकते, क्योंकि वर्षा एक निश्चित नहीं होती है कि आज हमें पानी की आवश्यकता है तो आज वर्षा हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, वर्षा कृत्रिम विधियों द्वारा सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करेंगे। अगला पॉइंट है भूमि सुधार। बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि भूमि सुधार अगर हमें करना है, भूमि सुधार के लिए भी हमें सिंचाई के साधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऊसर भूमि और लवणीय क्षारीय भूमि जो होती है इनमें हम निच्छालन के द्वारा भूमियों को सुधारते हैं और उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। अतः समय से सारे काम पूरे हो जाएं तो वर्षा पर आश्रित न रह करके हमें सिंचाई के साधनों की व्यवस्था कृत्रिम रूप से करना
होता है। अगला है फसलों को बचाने के लिए क्या होता है, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि पाले से बचाने के लिए हम फसलों में पानी लगा देते हैं, या बहुत तेज लू चल रही होती है। आप लोगों ने देखा होगा, लू जब चल रही होती है, लू से बचाने के लिए भी सिंचाई अत्यंत आवश्यक होती है। बच्चों, अब हम लोग अगली हेडिंग पर चर्चा करेंगे। हेडिंग होगी सिंचाई का महत्व, कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सिंचाई के महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम लोग पॉइंट वाइज 4-5 पॉइंट में इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छी प्रकार से अपनी कॉपी पर लिखते रहना। तो पहला पॉइंट है, पौधों का 80 से 90% भाग जल का बना होता है, अतः जल पौधे का महत्वपूर्ण अंग होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि जल का 80 से 90% भाग तो पौधे का 80 से 90% भाग तो जल का बना होता है, इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण अंग होता है। सबसे पहली बात हो गई। दूसरा, पौधे पोषक तत्वों को घोल के रूप में लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, पौधे अपना भोजन अपनी जड़ों से लेते हैं, घोल के रूप में लेते हैं। तो जब भूमि में पानी ही नहीं होगा तो वो घोल के रूप में कैसे अपने पोषक तत्वों को अवशोषित कर पाएंगे। अतः पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए जल आवश्यक होता है। तीसरा पॉइंट ये होगा कि आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुनी होगी। उसमें क्या होता है, CO2 + H2O करके शुरू होता है, यानी कि CO2 और H2O, या कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग होते हैं। अतः ये बहुत ही आवश्यक होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जल के बिना पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जल प्रकाश संश्लेषण क्रिया का कच्चा पदार्थ होता है। दूसरा अगला पॉइंट होगा, पत्तियों में जो बनने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, जो भोजन पत्तियों में बनता है, उसका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। तो जल ही वो वाहक का काम करता है, बिना जल के ऐसा संभव नहीं है कि आपका भोज्य पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करके चले जाएं। अगला पॉइंट है कि खेतों में विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं, जैसा दीमक आदि। तो इसमें सलाह दी जाती है कि जल लगा दें, पानी लगा दें, तो ऐसी स्थिति में वो कीड़े मकोड़े जो है वो खत्म हो जाते हैं। अतः कीड़े मकोड़ों को नष्ट करने के लिए भी सिंचाई आवश्यक होती है। तो ये प्रमुख पॉइंट है। अगर आप इनको अच्छी तरह से सजा करके लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा, हमारे नोट्स आपको मिल जाएंगे और उसी तरह से लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अब अगली हेडिंग आएगी, इसमें सिंचाई के लाभ। कि लाभ क्या है सिंचाई का, आप लोग जानते हैं सिंचाई का लाभ क्या हो सकता है। सोचा परिभाषा में हम लोगों ने कहा था कि अधिकतम और सफल उत्पादन के लिए सिंचाई आवश्यक है। यही है इसका लाभ, कि अगर सिंचाई नहीं है हमारे पास या जल नहीं है तो हम फसलों से उत्पादन नहीं ले सकते। याद रहेगा, यानी कि फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सिंचाई आवश्यक होती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सिंचाई की विधियां। सिंचाई की विधियां कितनी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर का भाग है और अधिकांशतः विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है और 6 नंबर का प्रश्न आता है जो लगभग हर बार पूछा जाता है। सिंचाई और जल निकास में से कोई ना कोई एक प्रश्न आता है, तो उसमें से विधियां आप लोगों को अच्छी तरह से याद करनी है और पढ़ लेनी है। जब ये वीडियो 2-3 बार देखोगे तो इससे भी याद हो जाएगा, एक बार लिखोगे तो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो सिंचाई की विधियां होती हैं 2-3 प्रकार की। सबसे पहला पृष्ठीय सिंचाई। पृष्ठीय मतलब सरफेस इरिगेशन, यानी कि जो भूमि की ऊपरी सतह पर सिंचाई की जाती है। दूसरा होता है अधोपृष्ठीय, यानी कि भूमि की निचली सतह से जल देने की क्रिया अधोपृष्ठीय सिंचाई कहलाती है।
फिर है ड्रिप इरिगेशन या आधुनिक और जल बचाऊ तकनीकी है, ड्रिप इरिगेशन या टपक सिंचाई। और अगला है बौछारी सिंचाई। तो इन पर हम चर्चा करेंगे कि इनकी कैसे इन वीडियो में क्या क्या सीखना है लोगों को। तो सबसे पहली बात करते हैं पृष्ठीय सिंचाई की। पृष्ठीय सिंचाई में क्या होता है, इस विधि में जल भूमि की ऊपरी सतह से फसलों को दिया जाता है। इसको देने की विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। तो इसमें सबसे पहली विधि है फ्री फ्लडिंग, यानी कि असीमित बाढ़कृत विधि। यह विधि उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां जल अधिक मात्रा में उपयुक्त होता है, जैसे नहर वाले क्षेत्र। बड़े बड़े खेतों में पानी को ऐसे काट दिया जाता है और जल खेत को सींच देता है, तो उन क्षेत्रों में यह विधि अपनाई जाती है। अगली है सीमांत पट्टी, यानी कि बॉर्डर मेथड। ऐसे स्थान जहां पर ऐसे खेतों को हम छोटी छोटी क्यारियों में बांट लेते हैं और उनमें सिंचाई का जल प्रदान किया जाता है, तो ये हो गई बॉर्डर मेथड। तीसरी एक क्यारी विधि, इसको चेक बेसिन मेथड कहते हैं। इसमें जैसा सब्जी उगाते हैं कुछ किसान लोग और छोटी छोटी सी क्यारियां बना लेते हैं, क्यारियों में सिंचाई देने की क्रिया हमारी कहलाती है क्यारी विधि। अगली है हेडिंग थाला विधि। यह विधि बाग बगीचों के लिए अपनाई जाती है। इसमें जो बाग में पौधे लगाए जाते हैं उनको छोटे छोटे से थालों में थाले बनाए जाते हैं, और इन थालों को एक थाले से दूसरे थाले में जोड़ा जाता है और एक नाली होती है उसमें जल दिया जाता है, जिससे थालों से होता हुआ सभी जगह पानी पहुंच जाता है। बागों के लिए वह बहुत प्रचलित विधि है। अगली है अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि। अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि में क्या होता है कि यह एक खर्चीली विधि है और बहुत ही कम प्रचलित है। इसमें सिंचाई का जल मृदा की निचली सतह से दिया जाता है, इसको हम अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि कहते हैं। अगली है टपकाव या ड्रिप इरिगेशन। यह इस विधि का विकास इजराइल देश में हुआ था। सिमछा ब्लास एक इंजीनियर थे, उन्होंने इस विधि का विकास किया था। और इजराइल एक ऐसा देश जहां जल की अत्यंत कमी है, वहां उन्होंने इस विधि से उस देश को हरा भरा कर दिया है ना। इस विधि में 80 से 90% जल उपयोग दक्षता पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित दबाव पर बूंद बूंद करके पाइप में एक नोजल लगे होते हैं, बूंद बूंद करके उसमें जल दिया जाता है और उससे पौधों की जड़ के पास नोजल खुला होता है, वहां से उनको जो है बूंद बूंद के रूप में टपकता रहता है पानी, और फसल उत्पादन उसी से करते हैं। तो ये है टपकदार सिंचाई विधि। अगली है स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी कि बौछारी सिंचाई विधि। यह बौछारी सिंचाई विधि उन क्षेत्रों में बहुत ही उत्तम मानी जाती है जहां पर अनडुलेटेड सॉइल्स होती हैं, जैसे ऊपर नीचे यानी कि ढालदार या उबड़ खाबड़ जमीन, वहां पर इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित दाब पर जल दिया जाता है और फव्वारे जो चलते हैं नोजल के द्वारा, ये नोजल चारों तरफ पानी बरसाते रहते हैं, बरसात जैसी होती है ना। ये फव्वारे उस स्थिति में जल का वितरण सही से नहीं कर पाते हैं जब हवा की गति जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो जाती है। अतः ये ध्यान देने योग्य बात है कि निश्चित तरह से तय कर लिया जाए कि उस समय बहुत तेज हवा नहीं चल रही, वहां तक लगाएंगे। तो ये विधियां हो गई आपकी सिंचाई की विधियां। इनके चित्र कैसे बनाएंगे
इसको मैं अपनी PDF फाइल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप वाला है वो दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। उसी तरह से अच्छे से नोट्स बना करके पढ़ाई करेंगे। जो भी समस्या हो वो मुझे फ़ोन करके आप अपने व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज सकते हैं।